नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जिस तरह से लगातार विपक्षी दलों द्वारा अक्सर ये शिकायत की जाती रही और शिकायत ये होती है कि ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। इस बात से कोई सीधा संबंध नहीं है कि आखिर विपक्ष में है कौन। जब जब जो भी पार्टी विपक्ष में रही है इस मुद्दे को उठाती हुई आई है। अब इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा बहस तब हुई जब लगभग 14 दलों ने एक साथ मिलकर अपनी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की और इसमें यही मांग की गई कि आखिर क्यों ना कुछ स्पेशल गाइडलाइंस या कुछ नियम तय कर दिए जाए जिससे कि विपक्षी दल के तमाम नेताओं को राहत मिले, क्योंकि इनका आरोप यह था कि केंद्र सरकार निश्चित तौर पर सीबीआई या ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वकील कोई और नहीं, जाने माने नेता अभिषेक मनु सिंघवी थे और बहुत ही ज्यादा कद्दावर नेताओं में इनकी पहले भी गिनती हुआ करती थी और बहुत ही अच्छे वकील हैं भारत के। तो निश्चित तौर पर जब इन्होंने अपनी याचिका दायर की तो कुछ इन्होंने आंकड़े भी जज के सामने रखे। जज भी कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने ये आंकड़े रखे कि 2013-14 के बाद से, यानी जब से सत्ता में परिवर्तन हुआ, जितने भी ईडीआई ने केस दर्ज किए या जितनी भी जांचें की, तो उसमें साफ तौर पर लगभग 95% केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थे। मेरे साथ मसीर खान यहां पर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ यूनुस खान है, मेरे साथ एडवोकेट प्रमोद शर्मा भी यहां पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और निश्चित तौर पर यहां पर जिस तरह से एक महत्वपूर्ण आज फैसला आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नेताओं के लिए अलग से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकती। इसको पक्ष या विपक्ष से आप लोग जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह सीधे तौर पर कहना था कि भैया जिस तरह से आम नागरिक हैं उसी तरह से आप लोग हैं, आपको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है या आपके लिए कोई अलग गाइडलाइन बना दी जाए, आपके लिए कुछ अलग नियम हो जाए कोर्ट में आने के, कोर्ट से जमानत पाने के, ऐसा हो नहीं सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क ये रखा था कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी 14 से लेकर 21-22 तक के उन्होंने कुछ आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि ईडी ने लगभग 121 मामले दर्ज किए थे, इनमें से 95% यानी 95% से अधिक मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थे। साथ ही उन्होंने एक आंकड़ा और रखा, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जितने भी केस दर्ज किए, मेरे साथ यहां पर प्रांशु पांडे भी यहां पर जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका प्रांशु, हेलो बोल रहे हैं, हेलो आपको। आशीष कुमार यादव भी हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि लगभग 124 ऐसे मामले थे जो कि सीबीआई ने दर्ज किए, मतलब नेताओं के ऊपर, और उनमें से लगभग 95% से अधिक मामले विपक्ष के नेताओं पर थे। मतलब यह दावा अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने पेश किया कि जितने भी मामले इन 10 सालों में दर्ज किए गए उनमें से 95% से ज्यादा मामले विपक्ष के नेताओं पर थे। अब जब बारी चीफ जस्टिस की आई, अब देखिए जज होते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो एक बात पकड़ी वो यही पूछी कि आपने जो आंकड़े दिए हैं क्या इनको पूरी तरह से वैध आंकड़े माना जा सकता है? आप इस चीज का प्रूफ दे सकते हैं कि आपने जो आंकड़े पेश किए हैं ये बिल्कुल शुद्ध हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है? और साथ ही उन्होंने ये भी उनसे पूछा कि क्या इन आंकड़ों के आधार पर आपको इस बात की सुरक्षा दे दी जाए कि कोई केस ना हो? मतलब जब भी गिरफ्तारी हो, जब भी कोई केस दर्ज किया जाए तो क्या उससे सिक्योरिटी आप चाहते हैं कि केस दर्ज ही ना हो, अदालत में मामला आए नहीं? या फिर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो भी मामले दर्ज किए गए थे ये मामले गलत दर्ज किए गए थे या इस तरह के मामले दर्ज होने ही नहीं चाहिए? उस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहीं ना कहीं लटपटा गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं केस दर्ज हो लेकिन निष्पक्षता बनी रहे। अब उन्होंने अगला सवाल ये पूछा डीवाई चंद्रचूड़ ने, जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से कि अच्छा, अगर निष्पक्षता की आप बात कर रहे हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि कोई अलग से गाइडलाइंस हम जारी कर दें जो कि कोई आधार ना हो? और अगर आपकी इन बातों के आधार पर या आपके इन आंकड़ों के आधार पर हम कोई गाइडलाइन जारी कर देते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? कल के दिन, मतलब उनका इशारा यह था कि कल के दिन मान लीजिए सत्ता में परिवर्तन हो जाए और आपकी सरकार बन जाए, तब फिर क्या होगा? तब क्या आप इन नियमों से होंगे सहमत? उस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी कहीं ना कहीं अटपटा गए। मेरे साथ तमाम लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, मैं आपसे भी इस पर निश्चित तौर पर रिएक्शन चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि छोटी छोटी बातों पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करना, क्या ये चीजें बिल्कुल ठीक हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, ये मुझे अच्छी तरह से याद है जब ज्ञानवापी का मामला सामने आया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी एक की थी और ये कहा था तमाम याचिकाकर्ताओं को कि आप हमारा समय खराब मत कीजिए, आप लोअर कोर्ट जाइए ना। जो वहां की जिला अदालत है काशी की, क्या वो लोग कानून नहीं जानते हैं? क्या वो लोग अदालतों में प्रैक्टिस नहीं कर चुके हैं? इतने सीनियर जज हैं।
आप जाइए, आप वहां पर केस में अपनी दलील रखिए, फिर अगर आपको उस फैसले से कोई आपत्ति है या आपको लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा, तब आप आइएगा हमारे पास या आप हाईकोर्ट चले जाइएगा। लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाना, ये कहां का फैशन है? इसी तरह का अगर आप देखेंगे, इसी तरह की तल्ख टिप्पणी आजम खान के बेटे के मामले में साफ तौर पर सामने आई। आज उन्होंने भी एक याचिका दायर कर रखी थी, उस पर भी आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यही रिएक्शन दिया है उनको भी। अब्दुल्ला आजम को भी कहा कि भैया आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए ना, आप जाकर अपना पक्ष रखिए वहां पर। मतलब ये सीधा संकेत है सुप्रीम कोर्ट का कि छोटी छोटी बातों पर आकर सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करना, और क्योंकि महंगे वकील होते हैं, तुरंत तारीख ले लेते हैं, प्रभाव इनका अच्छा होता है। जो महंगे वकील नहीं कर पाएगा वो फिर बेचारा कहां पे जाएगा? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर हत्या का अभियोग पंजीकृत था, वो मामला पहले उसका चलेगा वहां की लोअर कोर्ट में, उसके बाद सेशन कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। लेकिन इतने सारे केस हैं कि वो व्यक्ति, क्योंकि उसके पास कोई लाखों करोड़ों का वकील तो है नहीं, उसकी याचिका में सुनवाई होते होते ही हो सकता है कई बार 1 साल 2 साल का समय बीत जाए, तब तक वो जेल में ही रहेगा। तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। ये चिंता की बात आम नागरिकों के लिए है। देखिए, जो वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं, उनके लिए ये चिंता की बात नहीं, क्योंकि तारीखें तुरंत हो सकती हैं। आम नागरिक की ही चिंता आज यहाँ पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने व्यक्त की कि आम नागरिकों के संदर्भ में क्या आप इसी तरह का आंकड़ा पेश कर सकते हैं कि जो कानून है या ईडी ने, सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की, क्या आम नागरिकों के साथ भी इसी तरह का भेदभाव हो रहा है, इसी तरह की सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही? उस पर अभिषेक मनु कुछ भी नहीं बोल पाए, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी इस पर कुछ भी नहीं बोल पाए। वो इस बात में दाएं बाएं देखने लगे। उसी पर डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, आपकी इस याचिका में अगर आपको लगता है कि आपके पास आंकड़े पुख्ता हैं, कोई सबूत है, तो आप पेश कीजिए। और जो आप बात उठा रहे हैं उसका इलाज कोर्ट में नहीं है, उसका इलाज राजनीति में ही है। और फिर वो ज्यादा खुलकर बोले नहीं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी भी विद्वान लोगों में है, बहुत ही समझदार वकील हैं और बहुत ही तेजस्वी हैं। तो निश्चित तौर पर वो इस बात को समझ गए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और तुरंत ही अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर अपनी याचिका को वापस लेने का फैसला किया। और ये कहा उन्होंने कि जब हमारे पास कोई बहुत ही ठोस सबूत होंगे तब मैं एक बार फिर से कोर्ट आऊंगा। और यहां पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप संसद में आप इसको लेकर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि संसद में तो नेता ही बैठते हैं ना। अगर आपको आपत्ति है, आप संसद में बात कीजिए, आप एक प्रस्ताव पारित कीजिए, क्योंकि तमाम सांसद मिलकर देश के यहां पर एक प्रस्ताव ला सकते हैं। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब आएगा तो उस पर बहस होगी, उससे तो कोई फिर भाग ही नहीं सकता है। आप एक जेपीसी की आप मांग कर सकते हैं, और जब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की आप मांग करेंगे और वो भी प्रस्ताव पास करके आप मांग कीजिए। तमाम ऐसे नियम हैं कि अगर नियमों के अनुसार जाएं तो निश्चित तौर पर कहीं पर भी आपको मुंह की नहीं खानी पड़ती। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ शोर मचाने की आदत सी है। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सब भी इस पर अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि हर एक चीज पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करना, जजों की बड़ी बेंच की डिमांड करना। क्योंकि होता क्या है, देखिए, हमारे संविधान के ढांचे की व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। बड़ी बेंच, जो एक बड़ी बेंच की मांग महंगे वकील इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है, पहली बात तो सिंगल बेंच अक्सर छोटे मामलों पर बैठती है। अगर 3, 5, 7 या 11 जजों की बेंच हो गई तो इन फैसलों को ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, कि मतलब वो फिर जो फैसला दे देंगे, मान लीजिए 5 जजों की बेंच है, उसने कोई एक फैसला दिया, तो वो निचली कोर्ट्स के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए या किसी भी राज्य की जिला अदालत के लिए वो एक तरह से कानून है। अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़ी जज के, जो जैसे 5 या 7 या 11 जजों की बेंच के फैसले को आधार बनाकर कोई फैसला सुना देगा तो उसको सही माना जाता है। यही फोकस हमेशा महंगे वकील करते हैं। मतलब महंगे का मतलब मैं ये कहता हूं कि बड़े वकील, क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा अनुभवी हो जाता है, उसके केसों की जीतने की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उसकी फीस बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब जो बहुत ही कामयाब वकील हैं, उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जजों की बेंच उनको मिले और फैसला उनके पक्ष में आ जाए, क्योंकि फिर वो एक नजीर हो जाएगी। इसीलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि भाई, आप इसके लिए संसद में आवाज उठाइए, और जिस समस्या को लेकर आप हमारे बीच में आए हैं, इसका इलाज राजनीति में ही वहीं पर खोजिए। और जो 14 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर याचिका अपनी दायर की थी, उसको आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद ही वापस ले लिया। अब देखने वाली बात होगी कि अब देखिए, उन्होंने अदालत से अपनी अपील तो वापस ले ली, लेकिन विपक्षी दल क्या अब ये बोलना बंद करेंगे कुछ समय के लिए
कि सीबीआई या ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने यही बात कही कि जब मेरे पास पुख्ता सबूत होंगे या कुछ पुख्ता रिपोर्ट्स होंगी मैं तब अदालत के पास आऊंगा। तो शायद जनता का समय भी इन बातों पर तभी खराब करना चाहिए जब आपके पास कुछ पुख्ता सबूत हों, क्योंकि नेताओं को अक्सर कुछ चीज़ों पर अब शोर मचाना ज़्यादा पसंद है, समाधान की तरफ नहीं जाते हैं। नई संसद में अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, जो जैसे विधि मंत्रालय है, जो हमारे भारत का एक कानून मंत्रालय है, वो एक संविधान की एक छोटी सी बुक को रिलीज करता है, उसको बियर एक्ट बोलते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप एक छोटा संविधान आप उसमें पा जाएंगे, मतलब जो मोटे मोटे बिंदु हैं या एक छोटी से आप उसकी संक्षेप में आप पूरी रूपरेखा आप पा जाएंगे अगर आप उसको पढ़ेंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं कि अगर वास्तव में नेता नियमों के अनुसार काम करें तो शोर मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सुंदर सुंदर नियम उसमें बनाए गए हैं कि अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं उसके लिए अगर आप समय पर आप किसी भी स्पीकर को, चाहे वो राज्यसभा के हों, राज्यसभा के अक्सर स्पीकर भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और लोकसभा के वो होते हैं जो कि पार्टी जीतती है, उनके सांसद जिस नाम को सुझाते हैं वो फिर स्पीकर बनाए जाते हैं लोकसभा में। इनको अगर पहले से ही सूचना दे दी जाए कि मैं इस अमुक प्रश्न को पूछना चाहता हूं तो उसको समय मिलता है, और वो जितना समय मांगते हैं अगर वो राष्ट्रीय महत्व का है तो उतना समय भी दिया जाता है। और एक जो बात आपने लगातार सुनी होगी कि भाई माइक बंद कर दिया जाता है, माइक बंद करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। मतलब स्पीकर खुद जाकर बटन नहीं बंद करते हैं, लेकिन उनके ही अंतर्गत, उनके निर्देशन में ही अधिकारी जो होते हैं लोकसभा के अंदर वही बंद कर सकते हैं, या राज्यसभा के अंदर जो अधिकारी हैं इस चीज के लिए वही उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे ही बंद नहीं हो सकता है कि मान लीजिए अमित शाह जी ने चाह लिया, प्रधानमंत्री ने चाह लिया तो माइक बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो तमाम चीजें हैं, लगातार जिस तरह से जनता के समय के साथ भी खिलवाड़ होता ही आया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम ऐसे केस मैंने देखे जिनकी अपील आज की गई, पता चला 10 दिन बाद उनको सुनवाई का समय मिल जाता है। लेकिन एक आम नागरिक जो अपनी मूल समस्याओं को लेकर 18 साल से धक्के खा रहा है हाई कोर्ट के, उसकी याचिका पर कई बार सुनवाई नहीं हो पाती है। तो लोगों को भी, नेताओं को भी, और जो बहुत ही अच्छे वकील हैं उनको भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आप इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर आइए, और जनता की निश्चित तौर पर मदद करने के लिए, ये जनता को राहत देने के लिए ही मुद्दों पर आपका फोकस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लगातार मेरे साथ इस पूरे लाइव के दौरान जुड़े रहे। आप सब अपना रिएक्शन जरूर इस पर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनको अपने दायित्व के अनुसार और भी कितना ज्यादा खुद में निखार लाने की जरूरत है। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।